चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, कूलर हो, हीटर हो, गीजर हो, ये सब किसकी तरह बिहेव करती हैं? रेजिस्टेंस की तरह। तो इनको हम एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। इस गैल्वेनोमीटर को 50 वोल्ट रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। नेट करंट बच्चों क्या होगा? नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो 12/4 यानी 3 एम्पियर। तो ये इसका फाइनल करंट या अब हम जानते हैं कि जब भी किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला होता है नमस्कार बच्चों, T20 सीरीज़ के इस एपिसोड में आज हम फिज़िक्स का एक टॉपिक लेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, जिसमें 20 क्वेश्चन के थ्रू हम इस पूरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जो आपके नीट 2025 में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बच्चों इसकी शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए बच्चों, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें 2 बैटरी हैं और काफ़ी सारे रजिस्टेंस हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है? इन द सर्किट ऑफ एडजॉइनिंग फिगर द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टेंस विल बी। 12 ओम का जो रजिस्टेंस है इसके अंदर हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हम करंट का सिंपल सा फंडा जानते हैं कि किसी भी रजिस्टेंस में या किसी भी एलिमेंट में जो करंट होता है उसके लिए क्या चाहिए? उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इस 12 ओम के अक्रॉस क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, और अपॉन क्या लेंगे? उसका रजिस्टेंस। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये कोई पॉइंट बी है। इस बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया? 0 वोल्ट। इसको रेफरेंस पॉइंट हमने मान लिया। अब इधर एक बैटरी लगी है बी और ए के बीच में, जिसका EMF 5 वोल्ट है। तो अगर बी का पोटेंशियल 0 है तो ए का पोटेंशियल इससे 5 वोल्ट ज़्यादा होगा। तो ए का पोटेंशियल बच्चों 5 वोल्ट हो गया। अब चूंकि ए और ई वायर से कनेक्टेड हैं, ये वायर है, तो ए और ई का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो ये भी कितना होगा? 5 वोल्ट। अब इसी तरह से बी और सी के बीच में देखा जाए तो बी और सी के बीच में भी एक 5 वोल्ट की बैटरी है। तो सी का पोटेंशियल बी के रेस्पेक्ट में 5 वोल्ट ज़्यादा होगा, तो सी का भी 5 वोल्ट हो गया। अब सी और एफ के बीच में वायर है, तो एफ का पोटेंशियल भी सी के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब एफ का पोटेंशियल भी आ गया। तो इस तरह से ई और एफ के पोटेंशियल हमारे पास आ गए कितने? 5 वोल्ट। तो हमने क्या देखा कि ई और एफ का पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब ई और एफ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। अगर ई और एफ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब ई और एफ के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इस तरह से इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन 0 एम्पियर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का है। इसके अंदर 3 बल्ब दे रखे हैं। 3 आइडेंटिकल बल्ब्स V1, V2 एंड V3 आर कनेक्टेड टू द मेंस एज शोन इन फिगर। तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं, यानी तीनों के रेजिस्टेंस सेम है। क्या बोला इसने कि V3 इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट बाय ओपनिंग स्विच एस। यह एक स्विच लगा रखा है, इसको हटाकर हमने V3 को सर्किट से क्या कर दिया? हटा दिया। तो हमें ये बताना है कि जो बल्ब V1 है उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो अप्लायंस होती हैं, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, कूलर हो, हीटर हो, गीजर हो, ये सब किसकी तरह बिहेव करती हैं? रेजिस्टेंस की तरह। तो इनको हम एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, पहले का और बाद का, उससे फिर नेट करंट निकालेंगे। फिर जिस बल्ब में पावर बढ़ेगी उसका ग्लो बढ़ेगा, और जिस बल्ब में पावर कम होगी उसका ग्लो कम होगा। तो हम इसको कंपेयर करते हैं बच्चों। ये हिंदी में क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें आप देखिए कि तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब तीनों के रेजिस्टेंस क्या होंगे? सेम। तो इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस भी R होगा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस भी R होगा। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि बल्ब V2 और V3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या आएगा? R/2। और वो R/2 V1 के साथ सीरीज है।
तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R/2 यानी 3R/2। ये कब की बात है? जब स्विच क्लोज है। इसके बाद स्विच हमने कर दिया ओपन। स्विच को जब हम ओपन करेंगे तो ये लास्ट वाला जो बल्ब है B3 ये सर्किट से रिमूव हो जाएगा। तो अब सर्किट में केवल दो बल्ब बचेंगे, B1 एंड B2। तो दोनों बल्ब सीरीज में हो गए। जो करंट यहाँ से जाएगा वो पूरा का पूरा करंट B2 में जाएगा। तो दो रजिस्टेंस सीरीज में हुए तो इफेक्टिव रजिस्टेंस हो गया कितना? 2R। पहले रजिस्टेंस था 1.5R, बाद में हुआ 2R, तो इफेक्टिव रजिस्टेंस बढ़ गया। इफेक्टिव रजिस्टेंस बढ़ेगा तो इससे नेट करंट जो सेल से चला वो कम होगा, और वही करंट V1 में जा रहा है तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरह का हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड ऑप्शन। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर कैरिंग अ करंट I इज VD। एक कंडक्टिंग वायर है, उसमें जब करंट I है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? VD। इफ़ इन अ वायर ऑफ सेम मेटल, देखो बच्चों इसमें मेटल सेम दे रखा है, मेटल सेम दे रखा है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको अपन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं, वो क्या रहेगा? सेम, जिसको स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं। बट ऑफ डबल द रेडियस, रेडियस इसका डबल है बच्चों। रेडियस अगर डबल होगा तो इससे इसका एरिया बताओ कितना हो जाएगा? तो एरिया इसका हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि वायर जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, जिनका एरिया πr² होता है, r के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, r डबल तो एरिया 4 टाइम्स। और इस केस में इसमें जो करंट है वो कितना हो गया? 2I। तो हमें बताना है कि सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, I = NeA/VD हमें लगाना है, जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। दोनों केस के लिए दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन होगी I = NeA/VD, रेडियस डबल है तो एरिया 4 टाइम्स हो गया। सेकंड केस में करंट भी डबल हो गया था और ये एरिया की वैल्यू यहाँ रखी। अच्छा बच्चों इसमें स्मॉल n, क्योंकि मेटल सेम है, अभी आपको बताया, ठीक है। तो स्मॉल n सेम है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा VD' = VD/2, जो आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। अब बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ टू रेजिस्टेंस वायर A एंड B इज 1:2। बच्चों लेंथ का जो रेशियो दे रखा है वायर का वो 1:2 है, एंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 2:1। उनकी रेडियस का जो रेशियो है वो 2:1 है। बच्चों इससे एरिया का रेशियो निकल जाएगा। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 2 वोल्ट बैटरी। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन देयर एंड्स विल बी। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो हमें निकालना है। बच्चों क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है कि आपके पास दो वायर हैं, एक वायर ये है, दूसरा वायर ये है, दोनों सीरीज में, तो इसका मतलब दोनों में करंट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। हमें कुल मिला के इनके रजिस्टेंस के रेशियो निकालनी है। अच्छा वोल्टेज क्या होता है? V = IR होता है। I अगर सेम है तो B जो होगा वो R के प्रोपोर्शन में होगा। तो हमें कुल मिला के रजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो देखो बच्चों दो वायर A और B हो गए। सेकेंड वायर की लेंथ जो है वो पहले वाले से डबल है। सेकेंड वायर की रेडियस पहले से हाफ है, रेडियस हाफ है तो एरिया हो जाएगा 1/4। अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ρl/A होता है, तो इससे हम सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस निकालेंगे। R = ρ, लेंथ हो गई 2L, एरिया A/4, तो इससे ये रेजिस्टेंस आ गया कितना? 8R। तो यहाँ हमने देखा कि A और B के रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1:8 है। अब सीरीज है तो करंट सेम होगा, तो B प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? R। तो वोल्टेज का जो रेशियो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 1:8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमारे फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 3 ओम रजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। 2 एम्पियर करंट है, एक 3 ओम रजिस्टेंस जब लगाते हैं बैटरी से तो उस रजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होता है ये होता है। द सेम बैटरी सप्लाई अ करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 8 ओम रजिस्टेंस, कैलकुलेट ईएमएफ एंड इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ बैटरी। बच्चों इसमें क्या दे रखा है कि एक सेल दे रखा है, उससे जब हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया तो कुछ करंट आया, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को जब हमने चेंज किया तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। अच्छा, लोड रेजिस्टेंस को बदलने से सेल के ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर ये बैटरी है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो गिवन बैटरी के लिए ये दोनों पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं। लोड रेजिस्टेंस अगर बदला जाए तो इससे ईएमएफ ऑफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में जो करंट होगा आई इक्वल टू हो जाएगा ई बाई कैपिटल आर प्लस आर। अगर हम लोड रेजिस्टेंस बदलेंगे तो इससे करंट बदलेगा। तो जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है तो करंट आपको 2 एम्पियर क्वेश्चन में दे रखा है। जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 ओम है तो करंट 1 एम्पियर ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इस तरह से हमने 2 इक्वेशन बनाई, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइड करके सॉल्व किया तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई वो 2 ओम आ गई। अब ये स्मॉल आर की वैल्यू को अपन किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो इससे ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया है तो उससे ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 10 वोल्ट। तो इस तरह से सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया, और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस हैज 50 डिवीजन। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमें 50 ओम दे रखा है और इसमें कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है इसमें। तो ये हमें आरजी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 50 ओम, और इसमें जो डिवीजन दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 50। अ करंट ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 एम्पियर गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन। यानी इतना जो करंट है, ये करंट कितना डिफ्लेक्शन दे रखा है, 1 डिवीजन। तो ये जैसे मान लीजिए ये इसका स्केल हुआ, इस स्केल के अंदर जो डिवीजन है वो कितनी है, 50, और ये मान लो 1 डिवीजन। तो 1 डिवीजन से जो करंट हमें मिल रहा है वो है 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो 50 डिवीजन से कितना मिलेगा, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे अपन, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू इतना करंट, तो 50 डिवीजन इज इक्वल टू इतना करंट। तो ये इसके लिए हो जाएगा मैक्सिमम सेफ करंट फॉर गैल्वेनोमीटर, या फिर इसको अपन करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोल देंगे। अब बच्चों इससे क्या करना है हमें, टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट। इस गैल्वेनोमीटर को 50 वोल्ट रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RH इक्वल टू V अपॉन IG माइनस RG, ये सारे डाटा इसमें पुट करेंगे तो इससे जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आ जाएगी 4950 ओम। अच्छा बच्चों, गैल्वेनोमीटर से जब वोल्ट मीटर बनाते हैं तो ये रेजिस्टेंस हमें किस में कनेक्ट करना होता है, सीरीज में। और अगर गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना होता तो बच्चों ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होता किस में, पैरेलल में। तो इसके हिसाब से इसमें जो ऑप्शन दे रखा है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन हियर द वोल्टमीटर रीड्स 30 वोल्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। आपको यहाँ 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 400 ओम के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा रखा है जिसका रीडिंग आपको दे रखा है।
अब इसमें हमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो बच्चों, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। अमीटर और वोल्ट मीटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आइडियल अमीटर वोल्ट मीटर और दूसरा होता है रियल। आइडियल और रियल में थोड़ा अंतर रहता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और रियल वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अब ये कैसे पता चले कि आइडियल है कि रियल है? तो देखो बच्चों, अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल होता तो उसको हम ओपन कर देते, ये 60 वोल्ट जो होता वो 300 ओम एंड 400 ओम पर डिवाइड होता रजिस्टेंस के रेशो में। चूँकि 400 ओम 300 ओम से ज़्यादा है तो इसको जो वोल्टेज मिलता वो आधे से ज़्यादा मिलता, हाफ वोल्टेज से ज़्यादा मिलता, यानी उसका रीडिंग 30 वोल्ट से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका रीडिंग 30 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि इस वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और वही हमें कैलकुलेट करना है। तो माना कि इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ कितना, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो इसका सिंबल मैंने क्या ले लिया, आर बी। अच्छा, ये आर बी एंड 400 ओम ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। एक डायग्राम बना लें अपन, ये 300 ओम और ये इन दोनों का इफेक्टिव हो गया। ये 60 वोल्ट, ये 300 ओम। अच्छा बच्चों, ये आर बी और 400 ओम पैरेलल हैं। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका इफेक्टिव क्या होता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। R1 R2 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये रेजिस्टेंस हो गया 400 इंटू आर बी अपॉन 400 प्लस आर बी, ये आ गया। अब ये 300 ओम और उन दोनों का इफेक्टिव किसमें, सीरीज, तो इसका मतलब इन दोनों में करंट क्या होगा, सेम। आप देखिए यहाँ भी वोल्टेज 30 वोल्ट है, इन दोनों पर मिलाकर भी वोल्टेज 30 वोल्ट है, ये करंट भी सेम है दोनों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों का इफेक्टिव जो वैल्यू ये आ रही है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 300 ओम के इक्वल। तो इन दोनों को हम इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे तो इससे आर बी का आंसर आ जाएगा। तो करते हैं सॉल्व बच्चों। 400 आर बी अपॉन 400 प्लस आर बी इज इक्वल टू 300, ये दो जीरो इधर से कैंसिल होंगे, बाकी तो मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं अपन। 4 आर बी इज इक्वल टू 1200 प्लस 3 आर बी, तो इससे आर बी इक्वल टू आ गया 1200 ओम। तो ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आ गया। तो ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एन अननोन रेजिस्टेंस इज बैलेंस एट 50 सेंटीमीटर। एक अननोन रेजिस्टेंस है, वो कितनी लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, 50 सेंटीमीटर। इफ़ अ 5 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया, किसके साथ, जो लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस दे रखा है उसके साथ। देन बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड बाई 10 सेंटीमीटर, देन द रेजिस्टेंस इन लेफ्ट एंड राइट गैप रेस्पेक्टिवली विल बी। देखो बच्चों, मीटर सेतु का क्वेश्चन है। हम जानते हैं मीटर सेतु क्या है, एक तरह का बीट स्टोन ब्रिज। बीट स्टोन ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस। बैलेंस कंडीशन में P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, R बाई एस। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये आपको एक, मैं इसकी थोड़ी मार्किंग कर दूं, ये वायर है A, B और C। इसमें वायर ABC जो होता है ये रेजिस्टेंस P और Q की तरह काम करेगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया मान लो P, और ये रेजिस्टेंस B से लेके C तक कौन सा रेजिस्टेंस हो गया, Q। और R और S रेजिस्टेंस हमें दे ही रखे हैं। माना कि
ये बैलेंसिंग लेंथ L1 है। तो बच्चों बताओ उधर बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब है कि हम इनमें से अननोन रेजिस्टेंस कहीं लगा एस में लगा दें या कभी आर में भी लगा सकते हैं और इस जॉकी को इधर उधर खिसकाते हैं। कब तक? जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ना आ जाए। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आने का मतलब है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस। तो बात कर रहे थे अपन कि अगर इधर L1 है तो उधर लेंथ कितनी बची? 100 माइनस L1, क्योंकि इसका नाम ही मीटर ब्रिज है, यानी इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। तो ये इधर कितना बचा? 100 माइनस L1। अब चूंकि एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रॉ L अपॉन ए, अगर मैं वो फॉर्मूला लगाता हूँ तो इससे रेजिस्टेंस P की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? P इक्वल टू रॉ L1 अपॉन ए। रेजिस्टेंस Q की वैल्यू क्या मिलेगी? रॉ 100 माइनस L1 अपॉन ए। अगर मैं P अपॉन Q निकाल लूँ तो P अपॉन Q हो जाएगा L1 अपॉन 100 माइनस L1। अच्छा, बैलेंस कंडीशन में P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? R बाई एस। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो P बाई क्यू की जगह हो गया L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू R बाई एस। अब बच्चों देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हैं। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एंड अननोन रेजिस्टेंस इज बैलेंस एट 50 सेंटीमीटर। जो अननोन रेजिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ? 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ, यानी ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो कॉमन सेंस की बात है कि इधर भी ये लेंथ कितनी होगी? 50, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? लेंथ जो आया ये L1 हो गया 50, ये 100 माइनस 50 तो ये भी 50 हो गया, इज इक्वल टू R बाई एस। तो इससे R इक्वल टू क्या आ गया? S। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सेम। ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अननोन बच्चों कितनी है? 2। तो इसका मतलब हमें इक्वेशन भी कितनी चाहिए? 2। तो एक इक्वेशन अभी और बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए क्वेश्चन में हमें एक और हिंट दे रखा है। इफ 5 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप। लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में एक 5 ओम रेजिस्टेंस लगाने से बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ? 10 सेंटीमीटर। तो इसको अपन यूज करेंगे। तो बच्चों अगर इसके सीरीज में 5 ओम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R+5। अब इसके बाद इसने बोला कि ऐसा करने से बैलेंस पॉइंट क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें ये थोड़ा समझना है हमें कि ये अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये 50 की जगह 60 हो जाएगा, और अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये 10 कम होकर 40 रह जाएगा। तो क्या होगा ये चीज़ हमें देखनी है। तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि जिस साइड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा उधर का बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर का बैलेंसिंग लेंथ भी कम होगा। तो पहले रेजिस्टेंस R था, सीरीज में लगाने से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R+5 हो गई। तो ये रेजिस्टेंस बड़ा है, तो इसका मतलब ये बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ेगी। तो ये 50 से कितनी हो गई? 60। अब टोटल लेंथ चूँकि 100 ही है, तो अगर ये 60 हो गई तो ये लेंथ कितनी रह जाएगी? 40। ये 40 रह जाएगी। अब हम वापस से वही इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए इधर R+5 अपॉन एस इज इक्वल टू 60/40। इसको सॉल्व किया तो ये 60/40 3/2 हो गया। अब हमें मालूम है R और S बराबर है, तो इस S की जगह हमने क्या रख दिया? R रख दिया। सॉल्व किया तो इससे R की वैल्यू कितनी आई? 10। और यहाँ हमें दिख रहा है कि R और S दोनों क्या है? बराबर। तो आप उसकी S की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू जो अननोन रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू क्या होगी? 10 ओम। ऐसा हमारे सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। अब बच्चों इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 1200 वाट हैज 1500 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड
द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है थर्मोडाइनमिक्स एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें पानी दे रखा है आपको, उस पानी का टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो इसके लिए कुछ हीट हमें चाहिए। उस हीट की कितनी ज़रूरत होगी, तो H इक्वल टू वो ms d थीटा चाहिए। अब वो हीट कौन दे रहा है यहाँ, हीटर अगर 1 सेकंड में P एनर्जी देता है, यानी उसका पावर P है, तो T सेकंड में वो कितनी एनर्जी देगा, P इंटू टी। तो हीट गिवन बाई हीटर जो होगा वो हो जाएगा पावर इंटू टाइम ये, और हीट रिक्वायर्ड बाई वाटर क्या होगा, ms d थीटा। तो ये वैल्यू इसमें पुट किया, पावर दे रखा है 1200 वाट इंटू टाइम हो गया इज इक्वल टू m। तो m जो दे रखा है वो 1500 ग्राम दे रखा है। ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 10 टू द पावर -3 आ गया। अब बच्चों बात आती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को बच्चों, कुछ बच्चों को याद रहता है कि ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एम के सिस्टम में। तो कैलोरी को किस में बदलेंगे, जूल में। तो 1 कैलोरी इक्वल टू ये 4.2 जूल हो जाएगा अपॉन पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ग्राम को भी अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमने S की वैल्यू रख दी। अब इसके बाद में आता है बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री से कितना करना था हमें, 100। तो 100 माइनस क्या आ जाएगा, 20। सॉल्व किया तो ये आंसर 420 सेकेंड आया, लेकिन ऑप्शन में हमें जो आंसर दे रखे हैं वो मिनट्स में दे रखे हैं। तो इसको डिवाइड बाई 60 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 7 मिनट। ऐसा हमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बच्चों क्या है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड लेंथ L इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। इफ दीज पार्ट्स आर जॉइंड इन पैरेलल देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसकी लेंथ कितनी है, L। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अगर इसको मैं 4 इक्वल पार्ट में कट करूँगा तो ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस वो हो जाएगा R/4, और फिर उनको किस में लगा दिया, पैरेलल। तो देखो बच्चों, ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस है ये R/4 हो गया। अब ये चारों पार्ट किस में कनेक्ट किए, पैरेलल में। हम जानते हैं कि जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो पहले के कंपैरिजन में कितना हो जाता है, R/N, जहाँ पर ये R' की वैल्यू कितनी है, R/4। तो R/4 का भी ये 1/4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका R/16। ऐसा हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given circuit, the battery has an EMF of 5 volt and internal resistance 1 ohm. The power consumption in entire circuit. बच्चों यहाँ बड़ा ध्यान देने की बात है कि पावर कंजप्शन किस में निकालना है, पूरे सर्किट का निकालना है, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का नहीं निकालना है। एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, एक बैटरी और दे रखा है, उसका EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। पावर कंजप्शन के कंसेप्ट हम जानते हैं। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, P इक्वल टू VI, I²R और V²/R। तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हम काम में लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो मेन काम हमारा है वो क्या है कि इसमें हम नेट रेजिस्टेंस निकालें। नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों हम क्या करें, इक्वी पोटेंशियल मेथड इसमें काम में लें। तो बच्चों ये देखो,
इक्वी पोटेंशियल मेथड का मतलब बच्चों, जो पॉइंट डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड होते हैं उनके पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम। तो जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, ए होगा। ये भी वायर से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, ए होगा। इसी तरह से ये पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी होगा। और जो जंक्शन है इसका पोटेंशियल क्या है, सी। ठीक है, अब इस सर्किट को अपन थोड़ा सा इजी वे में बनाते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट ए मैंने यहाँ रखा, ये सी यहाँ रखा। अब ए और सी के बीच में आप देखो कौन सा रेजिस्टेंस है, 6 ओम, ये वाला। तो ए और सी के बीच में 6 ओम मैंने यहाँ बना दिया, ये 6 ओम हो गया। ए और सी के बीच में एक 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये मैंने यहाँ बना दिया 3 ओम। अब इसके बाद सी और बी के बीच में एक 15 ओम रेजिस्टेंस है, तो सी और बी के बीच में 15 ओम है, और सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। इसके बाद ए और बी के बीच में एक 12 ओम रेजिस्टेंस है, ये 12 ओम यहाँ बना दिया, और ए और बी के बीच में एक 24 ओम है, ये 24 ओम बना दिया। और लास्ट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ, ये लास्ट में यहाँ बना दिया। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई क्यों किया, जिससे ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ हमें समझ में थोड़ा मुश्किल हो रही थी समझने में कि ये रेजिस्टेंस आपस में किस कॉम्बिनेशन में, लेकिन वहाँ वो आराम से समझ में आ रहा है। अब चलिए उसको आर नेट निकालते हैं। तो ये देखिए बच्चों, 6 ओम 3 ओम पैरेलल हैं, तो इनका इफेक्टिव कितना आया, 2। सिमिलरली 10 और 15 पैरेलल हैं, तो इनका इफेक्टिव कितना आया, 6। ठीक है, अब इसके बाद ये 12 और 24 ओम पैरेलल हैं, तो पैरेलल के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उससे जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर कितना आया, 8 ओम आया। ठीक है, तो बच्चों ये डायग्राम हम यहाँ दोबारा बना लेते हैं, इधर आ जाएं। ये तो यहाँ देखिए, वो 2 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, उन दोनों का 8 ओम हो गया ये। अब ये दोनों जो हैं ये अगेन किस में, सीरीज, तो इन दोनों का 2 और 6 का कितना हो गया, ये 8 हो गया। ये नीचे 8 था ही, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे का ऐसा। अब ये जो 8 और 8 हैं, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, पैरेलल। तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा ये कितना आएगा, 4 ओम। और ये जो 4 ओम होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ किस में रहेगा, सीरीज में। तो ये 4 ओम और ये 1 ओम सीरीज में, तो इससे सर्किट का जो आर नेट आया ये आ जाएगा 4 + 1 = 5 ओम। तो ये 5 ओम हो गया। ठीक है, इससे करंट की वैल्यू आ गई, नेट वोल्टेज 5 अपॉन नेट रेजिस्टेंस भी 5, तो करंट आ गया कितना, 1 एम्पियर। अपन चाहें तो यही पावर निकाल सकते हैं। पावर मैंने आपको बताया बच्चों कि पावर को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, B × I, I² R और B² R। तो अगर आप I² R लगाते हैं तो इससे भी यही आंसर आएगा। I का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 स्क्वायर इंटू R कितना आया, 5। सॉल्व किया तो ये आंसर कितना है, 5 वाट। इसी तरह से मैंने बताया कि दूसरा फॉर्मूला भी है B² R, तो B² R से भी सॉल्व किया तो उससे भी यही आंसर आ रहा है। P = B × I से अगर आप करते P टोटल, तो उससे भी आंसर यही आना चाहिए। तो देखिए B कितना है बच्चों, 5, और I की वैल्यू कितनी है, 1, तो इससे भी आपका आंसर क्या आया, 5 वाट। तो बच्चों किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व करें, फिजिक्स में यही खास बात है कि फॉर्मूला अपन कोई सा भी लगाएं, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। सही फॉर्मूला अगर अपन लगाएंगे तो किसी भी फॉर्मूले से करें, आंसर अपना सही आता है। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ अमीटर और वोल्टमीटर दिख रहे होंगे, कुछ रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक बैटरी लगा रखी है। चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन B1 एंड A1 आर आइडियल इंस्ट्रूमेंट, यानी इसमें ये वोल्टमीटर B1 और अमीटर A1 ये दोनों कैसे हैं, आइडियल। वेयर एज B2 एंड
A2 आर नॉन आइडियल ये दोनों जो हैं वो नॉन आइडियल हैं, जिनके रजिस्टेंस हमें दे रखे हैं। तो वोल्ट मीटर का जो रजिस्टेंस दे रखा है वो 400 ओम है और अमीटर का रजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है। तो बच्चों पहले तो हम इसका थोड़ा कंसेप्ट सीखें कि आइडियल और नॉन आइडियल में क्या अंतर होता है। बच्चों जो आइडियल अमीटर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी वो सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। आइडियल अगर मैंने बोला अमीटर तो वो कैसे बिहेव करेगा, सिंपल वायर या शॉर्ट सर्किट। और अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो वो बिहेव करेगा ओपन सर्किट। कहने का मतलब है कि इन दोनों के रजिस्टेंस को हम सर्किट में कंसीडर नहीं करते, जबकि अगर हमें अमीटर और वोल्टमीटर का रजिस्टेंस दे रखा है तो वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, जैसे इसमें डायग्राम में V1 जो है वो आइडियल वोल्टमीटर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन। तो मैंने इसको यहाँ से फिल कर दिया, ये हटा दिया इसको, तो ये फ्री होके ये रेजिस्टेंस आपका कितना बचा, 400 ओम। और यहाँ जो अमीटर था, इस अमीटर की जगह क्या लगा देंगे अपन, वायर। तो ये वायर लगा दिए सीधा यहाँ इस तरह से। लेकिन A2 के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि A2 का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 100 ओम। तो ये जो अमीटर A2 है ये 100 ओम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस 100 ओम हमें मानना ही पड़ेगा। तो इससे जो नया सर्किट बना वो आपके सामने है। तो इसमें आपने देखा कि सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस हुआ वो हो गया 300 प्लस 400 प्लस 100, तो टोटल कितना हो गया, ये 800 ओम। करंट की अगर बात करें तो ये करंट हो जाएगा नेट EMF 4000 वोल्ट अपॉन नेट रेजिस्टेंस 800 ओम। तो करंट आ गया कितना बच्चों, 5 एम्पियर। तो ये करंट यहाँ जो वैल्यू आई ये 5 एम्पियर आ गई, और यही करंट इसमें जाएगा 5 एम्पियर, और यही करंट इस A2 में जाएगा 5 एम्पियर। तो A1 और A2 दोनों की रीडिंग क्या आएगी, 5 एम्पियर। अब बात करते हैं हम वोल्ट मीटर B1 का रीडिंग। तो वोल्ट मीटर B1 क्या रीड करेगा, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये इसको रीड करेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं, 400 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो उन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास 2000 वोल्ट। तो ये रीडिंग आ गई B1 की, A1 की एंड A2 की। बच्चों इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का जो था, इसमें जो यहाँ वोल्ट मीटर दे रखा है B2 वो नॉन आइडियल है, जिसका रेजिस्टेंस हमें 400 ओम दे रखा है। अमीटर A2 है वो भी नॉन आइडियल है, जिसका रेजिस्टेंस भी हमें दे रखा है। अगर इनके रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो हमें इनको कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, इनको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर एक अमीटर A1 है, ये आइडियल है, तो इसको हटा के अभी बताया था आपको क्या लगा सकते हैं, वायर। तो यहाँ तो अपन वायर लगा देंगे ऐसे, ये वायर लग गया। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये 400 ओम एंड 400 ओम पैरेलल हो गया, तो इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 200 ओम। तो ये इनका इफेक्टिव 200 ओम हो गया। सीरीज में एक 200 ओम और है, ये हो गया, और इधर एक 100 ओम है। तो ये पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस हुआ वो 200 प्लस 200 प्लस 100, तो ये कितना हो गया, 500 ओम सर्किट का रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज दे रखा है 4000 वोल्ट, तो इससे जो करंट आएगा वो कितना आया, 8 एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट आया ये 8 एम्पियर आ गया। अब बच्चों क्या होगा, ये 8 एम्पियर करंट यहाँ जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, और ये डिवीजन कैसे होगा, रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशो में। वोल्ट मीटर B2 और 400 ओम पैरेलल है, वोल्टेज सेम होगा, करंट का डिवीजन रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशो में। दोनों रेजिस्टेंस बच्चों सेम है, तो ये करंट इसमें हाफ हाफ डिवाइड होगा, तो 8 का हाफ हो गया 4 एम्पियर, इधर भी इसका हाफ हो गया 4 एम्पियर, यानी दोनों के अंदर करंट की जो वैल्यू आई वो
4 एम्पियर और 4 एम्पियर आ गई। तो B2 की रीडिंग निकालने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। हम चाहें तो B2 का रीडिंग, ये B2 का करंट इंटू B2 का रेजिस्टेंस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी B2 की रीडिंग आ सकती है। तो इससे B2 इज इक्वल टू आ जाएगा, करंट कितना है 4 इंटू बच्चों ये रेजिस्टेंस कितना है 400, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1600 वोल्ट, तो B2 की रीडिंग आ गई। दूसरा तरीका जो सॉल्यूशन में दे रखा है कि इसमें नेट करंट बच्चों कितना आया 8 एम्पियर। अगर आप इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाल लें तो 400 का नेट कितना है 200 इंटू करंट किया, तो इससे ये वैल्यू वोल्टेज की यही आई। तो B2 की रीडिंग आप कैसे भी निकालें ये 1600 वोल्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं A2 और A1 की रीडिंग की। तो बच्चों A2 की रीडिंग, ये 8 एम्पियर करंट है, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो A1 में जो करंट गया वो टोटल करंट का आधा वोल्ट मीटर से चला गया। तो A1 की रीडिंग तो आएगी 4 एम्पियर, और बाद में ये दोनों करंट मिलके इस A2 में से कितना करंट पास होगा 8 एम्पियर, तो A2 की रीडिंग हो जाएगी 8 एम्पियर। तो इस तरह से ये अपने सबकी रीडिंग कैलकुलेट हो गई, और ऐसा कि हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब बच्चे इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का है। इसके अंदर 3 कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन का सवाल है। 4 और 2 जो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल में दिख रहे होंगे आपको, और इनका इफेक्टिव इसके साथ किसमें सीरीज में। तो इसमें सबके चार्ज कैलकुलेट करने हैं, तीनों कैपेसिटर के चार्ज कैलकुलेट करने हैं, और बैटरी से कितना चार्ज गया ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। ये दोनों कैपेसिटर 4 और 2 पैरेलल हैं, तो इनका इफेक्टिव कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। ये मत सोचना बच्चों रेजिस्टेंस में तो पैरेलल में फॉर्मूला अलग होता है, हाँ अलग होता है। वहाँ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव के फॉर्मूले आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो 4 और 2 का पैरेलल में 6 हो गया, और ये इफेक्टिव जो है वो सीरीज में है किसके साथ 3 ओम के साथ। तो ये इनको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड। अब बच्चों नेट चार्ज जो होता है वो होता है नेट कैपेसिटी इंटू नेट वोल्टेज। तो नेट कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड है, नेट वोल्टेज 30 वोल्ट है, तो नेट चार्ज बच्चों आ गया कितना 60 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ बैटरी से जो चार्ज चला ये हुआ 60 माइक्रो कूलाम। तो ये कैपेसिटर जो पहले वाला था 3 माइक्रोफैरड, इस पर भी जो चार्ज होगा वो 60 माइक्रो कूलाम होगा। अब ये जो चार्ज है वो 4 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड पर डिवाइड होगा। अब डिवीजन ये कैसे होगा, तो बच्चों हम जानते हैं Q इक्वल टू CB है, 4 और 2 पैरेलल है, वोल्टेज सेम होगा, तो ये चार्ज कैपेसिटी के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो 60 को हम 4 और 2 के रेशो में डिवाइड करेंगे, ये चार्ज डिवाइड होगा किस रेशो में 4:2, 4:2 जिसका सिंपल हुआ 2:1। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 4 माइक्रोफैरड के पास जो चार्ज आया वो हो गया 40 माइक्रो कूलाम, और 2 माइक्रोफैरड पर इसका आधा हो जाएगा 20 माइक्रो कूलाम। तो इस तरह से ये सभी कैपेसिटर के चार्ज अपने पास कैलकुलेट हो गए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कैपेसिटर का ही है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब काम में लेती हैं। तो ये उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। अ स्लैब ऑफ कॉपर ऑफ थिकनेस। बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो स्लैब ली है वो किसकी ली है कॉपर की, कॉपर यानी मेटल, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ε r कितना होता है इनफाइनाइट, और उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है d/3। इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ PPC where d is the separation between its plate. If the capacitance of the capacitor without slab is C and with slab is C dash, then ratio C dash by C is, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दोनों केस में कैपेसिटी का रेशो निकालना है। तो बच्चों जब कोई स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं करते
नॉर्मल पीपीसी है तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला जानते ही हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर मान लीजिए इसकी प्लेट के बीच में हमने टी थिकनेस और एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। अब इसमें बच्चों देखिए हमने क्या है, प्लेट किसकी ली थी, कॉपर की, यानी मेटल। मेटल के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, इनफाइनाइट। जब यहाँ ये वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो टी अपॉन इनफाइनाइट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, तो ये टर्म यहाँ से चली जाएगी, तो ये सी डैश हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अच्छा, इसमें टी की वैल्यू क्या रखेंगे, स्लैब थिकनेस कितनी है, डी बाई थ्री, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी बाई थ्री, तो कितना हो गया, टू डी बाई थ्री। सॉल्व किया तो ये आ गया थ्री बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या थी, पुरानी कैपेसिटी, तो ये नई जो कैपेसिटी है वो पहली कैपेसिटी का कितने टाइम्स हो गई, थ्री बाई टू टाइम्स। तो इन दोनों का रेशो निकाला तो बच्चों क्या आया, थ्री बाई टू। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अब बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड आउट फाइनल करंट पास्ड थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट। यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन में फाइनल करंट क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, ये जैसे कि हमने क्लोज की, अब हम जानते हैं कि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होता, या कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट। तो ये कैपेसिटर बिहेव करेगा ओपन सर्किट, तो इसको अपन हटा देते हैं। तो कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, ओपन, ठीक है, तो ओपन कर दिया तो इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, तो जो करंट यहाँ से जाएगा आई, वो करंट इधर चला जाएगा और यहाँ से ये वापस अपने सेल में आ जाएगा। इधर कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट आई सी बोलूँ तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो देखिए बैटरी से जो करंट गया उसको जो पाथ मिला उसमें कितने रेजिस्टेंस आए, 2 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस आया वो 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, ये 4 ओम। तो ये इसका नेट रेजिस्टेंस आ गया। नेट करंट बच्चों क्या होगा, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो 12/4 यानी 3 एम्पियर। तो ये इसका फाइनल करंट या स्टेडी स्टेट या स्थायी अवस्था में करंट की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू अ V वोल्ट सप्लाई। एक PPC को V वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। नाउ इफ अ थिक माइका शीट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों कितना दे रखा है, 6, इज कम्प्लीटली इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स while the voltage supply remains connected। माइका सीट इंसर्ट की है लेकिन वोल्टेज सप्लाई अभी भी कनेक्टेड है, इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। देन मैच न्यू वैल्यू ऑफ पैरामीटर रिटन इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो ये कुछ चीज़ें, कैपेसिटी है, चार्ज है, वोल्टेज, एनर्जी, ये हमें प्रीवियस के कंपैरिजन में देखना है कि बाद में इनमें क्या चेंज आता है। तो बच्चों देखिए बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कांस्टेंट रहेगा, बैटरी कनेक्टेड है। माइका सीट हमने डाली है तो इससे इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ कितनी है, 6। तो ये कैपेसिटी पहले के कंपैरिजन में 6 टाइम्स हो जाएगी, तो कैपेसिटी बिकम्स 6 टाइम्स। अब बात करते हैं चार्ज की, तो Q इज इक्वल टू सी बी होता है, B कांस्टेंट है तो इसलिए चार्ज भी वही होगा, Q प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C हो जाएगा। C 6 टाइम्स हुआ है तो चार्ज भी कितना होगा, 6 टाइम्स। बात करें एनर्जी की, एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं वैसे, हाफ CV², हाफ Q²/C, हाफ QV। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लेना है, तो बच्चे
बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हाफ सी बी स्क्वायर लेने से आंसर क्या आएगा, जल्दी आएगा। तो हम ये कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, हाफ सी बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें बी क्या है, कांस्टेंट। बी अगर कांस्टेंट होगा तो एनर्जी जो होगी बाद में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, सी। और कैपेसिटी कितना टाइम्स हुआ, 6 टाइम्स, तो एनर्जी भी कितना टाइम्स होगी, 6 टाइम्स। तो आपने क्या देखा बच्चों कि बैटरी कनेक्ट करने से वोल्टेज क्या रहा, कांस्टेंट, कैपेसिटी 6 टाइम्स, चार्ज भी 6 टाइम्स और एनर्जी भी 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये बाकी सारे पैरामीटर कितना टाइम्स हो गए, 6 टाइम्स। तो ऐसा अब आप इसमें देख लें कि ये हमारे सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट ड्रॉन बाय बैटरी लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड, यानी स्विच को क्लोज करने के काफ़ी देर बाद बैटरी से कितना करंट पास होगा। तो ये बच्चों स्विच आ गया इसमें, इसको क्लोज कर दिया, तो ये बैटरी क्या करेगी, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। अच्छा बच्चों, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। तो ये कैपेसिटर को अपन ओपन कर देंगे। अब इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो आप देखिए ये यहाँ कैपेसिटर था, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो इधर कोई करंट नहीं जाना, यानी यहाँ से कोई करंट अगर जाता है आई, तो वो करंट इस रास्ते से वापस अपने सेल में आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस करंट के लिए केवल 2 रजिस्टेंस काम आए, आर और आर, जो दोनों सीरीज हैं, तो इफेक्टिव रजिस्टेंस कितना हो गया, 2R। तो आर नेट जो आया ये आ गया R प्लस आर यानी 2R। तो करंट की वैल्यू हो गई वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस B अपॉन 2R। तो ये फाइनल करंट इसका आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है आपको और उसकी करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको दे रखी है, और इस गैल्वेनोमीटर से हमें क्या बनाना है, अमीटर। तो उसके लिए किस तरह से हमें रेजिस्टेंस वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या डाटा दे रखा है। स्केल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। जो स्केल है उसमें 100 इक्वल डिवीजन है। ये जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का स्केल है, तो इसमें टोटल डिवीजन कितने हैं, 100। जैसे मान लीजिए 0 है, ये मान लेते हैं अपन 50 डिवीजन हुए, और ये डिवीजन कितने हुए, 100। ठीक है, अब इसमें आपको क्या गिवन है, गैल्वेनोमीटर हैज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। इसका क्या मीनिंग है कि जब 1 मिली एम्पियर करंट इसमें पास कराते हैं तो डिफ्लेक्शन हमें कितना मिलता है, 10 डिवीजन। 10 डिवीजन हमें कब मिला डिफ्लेक्शन, जब हमने करंट कितना पास कराया, 1 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन कब मिलेगा, जब करंट का वैल्यू होगा 1/10 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब मिलेगा, जब करंट की वैल्यू होगी कितनी, 10 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब ये इसके लिए मैक्सिमम सेफ करंट की वैल्यू आ गई IG। तो ये 10 मिली एम्पियर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी इसमें दे रखी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। इसका क्या मीनिंग है कि 2 डिवीजन डिफ्लेक्शन कब मिला, जब वोल्टेज कितना है, 1 मिली वोल्ट। तो 1 डिवीजन कब मिलेगा, जब वोल्टेज कितना होगा, हाफ। तो 100 डिवीजन कब मिलेगा, जब वोल्टेज कितना होगा, हाफ इंटू 100 यानी 50 मिली वोल्ट। तो ये इसके लिए बेसिकली किसकी वैल्यू हो गई, VG, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कॉइल। कितना वैल्यू आ गया, ये 50 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट है तो इसको हम वोल्ट में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये हमारे पास IG आ गया, VG आ गया। अपन चाहें तो इससे RG निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन हम जानते हैं, VG इक्वल टू IG इंटू RG। तो ज़रूरत पड़ेगी तो अपन RG की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब इससे बच्चों हमें क्या बनाना था, एक अमीटर बनाना था। अच्छा, अमीटर कैसा बनाना है, क्या बोल रहा है वो, टू रीड
5 एम्पियर पर डिवीज़न, यानी एक डिवीज़न पर कितना करंट हो, 5 एम्पियर। अब एक डिवीज़न पर करंट अगर 5 एम्पियर होगा तो 100 डिवीज़न पर करंट कितना होगा, 500 एम्पियर। तो ये क्या हो गया बच्चों, अमीटर का रेंज हो गया। तो अमीटर का रेंज 500 एम्पियर हो गया। अब हम जानते हैं कि जब भी किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला होता है आई जे इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जे इंटू आर जी को हम क्या लिख सकते हैं, वी जी। तो ये वी जी लिखा, वी जी का यहाँ वैल्यू पुट किया, आई और आई जी की वैल्यू पुट किए। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि आई के रेस्पेक्ट में जो आई जी है ये क्या है, नेग्लिजिबल, अप्रॉक्स 0 है। तो इसको हम हटा सकते हैं। जब इसको सॉल्व किया तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 10⁻⁻⁴ ओम। और हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस लगता है वो किस में लगता है, पैरेलल। तो ये जो रेजिस्टेंस लगेगा वो किस में लगेगा, पैरेलल में। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो 4th ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। बच्चों इसके अंदर 2 कॉलम दे रखे हैं। तो हमें कॉलम, आजकल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नीट में आने लगे हैं। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें क्या कराना है, मैच कराना है। तो इसमें हम कॉलम 1 में जो कंडीशन दे रखी हैं उनके आंसर निकालेंगे और फिर कॉलम 2 से उसको लास्ट में क्या कराएंगे, मैच कराएंगे। तो बच्चों एक एक करके देखते हैं। तो इसमें देखिए, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R। ये है, इस वायर को हमने क्या किया, एक कंप्लीट सर्कल में मोड़ दिया, ठीक है। तो ये सर्कल बना दिया इसका ये। अब इसके अंदर आप देखें कि ये वायर है, ये सर्कल बन गया। तो इसमें अगर मैं इसको A और B नाम दे दूं, ए बी, तो इसके ऊपर ये आधा रेजिस्टेंस मान लो R1 है, नीचे आधा रेजिस्टेंस कितना है, R2। तो ये R1 और R2 की वैल्यू कितनी होगी, R/2। आधा रेजिस्टेंस ऊपर है, आधा नीचे है। अच्छा, ये दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। हम जानते हैं कि पैरेलल में 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर लगाए जाएँ तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आधा। तो ये जो हाफ था ये उसका भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, R/4। तो इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा कितना बच्चों, R/4। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाई 100% रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग एज। क्या बोला है कि वायर को स्ट्रेच करके, खींच कर उसकी लेंथ को 100% बढ़ा दिया। इसका मतलब हमने वायर की लेंथ को फाइनली क्या कर दिया, डबल कर दिया। अच्छा, स्ट्रेचिंग केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ को अगर अपन डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर क्या हुआ, 4। तो फाइनली रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो ये इस वाले पार्ट का आंसर इसका हो जाएगा। अगला पार्ट देखें बच्चों, वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच सो दैट रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल न्यू रेजिस्टेंस विल बी। स्ट्रेच करके रेडियस कितनी रहेगी बच्चों, हाफ रह गई है ना। स्ट्रेचिंग केस में रेजिस्टेंस और रेडियस का जो रिलेशन होता है वो कैपिटल R प्रोपोर्शनल टू 1/R4। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस हो गया कितना, 16R। बच्चों इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड सो दैट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल वैल्यू न्यू रेजिस्टेंस विल बी। एरिया को बच्चों डबल कर दिया स्ट्रेच करके, ठीक है। स्ट्रेचिंग केस में हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A² होता है। एरिया अगर डबल हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों कॉलम को जब हम मैच कराएंगे तो ये इसके हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। तो इसका सही आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 2। अब बच्चों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच BM इन द नेटवर्क जोन। एक सर्किट बना रखा है जिसमें 3-4 रेजिस्टेंस हैं, 2 बैटरी हैं, एक ब्रांच है B और M जिसके अंदर हमें क्या बताना है, करंट।
यानी कुल मिला के 1 ओम रजिस्टेंस के अंदर हमें क्या बताना है, करंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि आप इसमें KVL यूज करें, KVL की इक्वेशन बनाएं, 2 बैटरी हैं उनसे करंट माने और सॉल्व करें। एक और आसान तरीका है कि हम इसमें KCL लगाएं, तो इसको अपन KCL से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें जैसे एक B पॉइंट है, ये जंक्शन है, ठीक है। इस जंक्शन का पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अगर मैं इसके पोटेंशियल को x मान लेता हूँ, ये ठीक है, और मैंने ये पोटेंशियल कितना मान लिया, 0, इसको रेफरेंस मान लिया। ये बच्चों 10 वोल्ट की बैटरी है, इधर ये 5 वोल्ट की बैटरी है। अगर m पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है तो इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल इससे 10 कम होगा, तो ये -10 वोल्ट हो जाएगा। इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल इससे 5 कम होगा, तो ये -5 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये -5 हुआ तो ये पोटेंशियल भी कितना होगा बच्चों, -5 होगा। अब आप जो पॉइंट B है वो एक जंक्शन की तरह बिहेव करेगा, तो जंक्शन पर हम क्या कर सकते हैं, KCL यूज करेंगे, ठीक है। यूज KCL एट जंक्शन B। जंक्शन पर हम जानते हैं करंट और चार्ज का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0, समेशन I 0 होगा। तो अगर इधर करंट I1 है, उसमें 1 ओम में करंट I2 है और नीचे वाली ब्रांच में करंट I3 है, तो I1 + I2 + I3 = क्या होगा, 0। अब I1 क्या होगा, I1 होगा इस ब्रांच का करंट, तो इस ब्रांच का करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रजिस्टेंस। तो हमने पॉइंट B का जो पोटेंशियल माना था वो कितना माना था, x। तो करंट का डायरेक्शन हमने B से बाहर की तरफ माना है, तो इसका मतलब B को हमने हायर पोटेंशियल माना है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x - -5। तो x - -5 अपॉन रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 ओम, तो ये लिख दिया। प्लस I2 में देखिए ये पोटेंशियल x है, ये पोटेंशियल -10 है, तो x - -10 ये हो गया, अपॉन रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आगे चलें, अब ये I3 की बात करें, ये पोटेंशियल x है और ये पोटेंशियल कितना, 0, तो ये x - 0 अपॉन रजिस्टेंस कितना, 1। चाहो तो इसमें -0 लिखते हैं, x - 0 अपॉन 1 = 0। अब जब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे x की जो वैल्यू आती है वो आती है -4 वोल्ट, और x की ये वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं, ये जो करंट है ये वाला करंट अपना क्या है, I3, तो ये करंट हो जाएगा -4/1, तो ये करंट -4 एम्पियर आ गया। अब आप बच्चों कहेंगे इसमें माइनस साइन का क्या मतलब है, तो करंट के आगे जब भी माइनस साइन आएगा तो भी इस बात को बताएगा कि करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट है जो डायग्राम में शो कर रखी है। तो देखिए डायग्राम में शो कर रखा है करंट B2M, तो ये करंट बेसिकली B2M नहीं है, ये इसका उल्टा है, तो इस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, M2B हो जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर जो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों देखिए T20 सीरीज़ की ये जो श्रृंखला हमने डिस्कस की, इससे आपके इलेक्ट्रिक करंट और कैपेसिटर पूरे टॉपिक का रिवीजन हुआ होगा, और आशा करते हैं कि आपके नीट 2025 में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, और इसी तरह से और भी टॉपिक की T20 सीरीज आपको आगे मिलती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट बच्चों।